हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारे इस वीडियो में हम हमारे पॉलिटी के टॉपिक फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही कंटिन्यू करेंगे। हमने अपनी लास्ट वीडियोस में आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 20 के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल्स के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे जो कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमें बताते हैं, यानी कि हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। जैसा कि हमने जाना था कि फंडामेंटल राइट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग थर्ड में आते हैं, यानी कि पार्ट 3 में आते हैं। और आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आज आर्टिकल 21 से लेकर 29 क्या कहता है ये। तो सबसे पहले जानते हैं आर्टिकल 21 क्या कहता है। तो आर्टिकल 21 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि अपनी लाइफ के लिए प्रोटेक्शन और पर्सनल स्वतंत्रता आपको होनी चाहिए। ये आर्टिकल 21 कहता है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि कोई भी पर्सन हो उसे पूरी स्वतंत्रता है कि वो अपना जीवन जैसे वो चाहता है वैसे व्यतीत कर सकता है। पर्सनल लाइबर्टी है उसको, लेकिन अगर वो कानून के कुछ नियमों का हनन नहीं कर रहा है तो, यानी कि सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनको न तोड़ते हुए वो अपनी लाइफ को किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार से जीने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। ये आर्टिकल 21 कहता है। अब अगर हम बात करें आर्टिकल 21 ए की, तो यहाँ पर जो आर्टिकल 21 है उसमें भी यहाँ पर सब डिविजन किया हुआ है। तो आर्टिकल 21 ए कहता है राइट टू एजुकेशन, यानी कि जब हमने आर्टिकल 21 की बात कर रहे हैं तो वो ये कहता है कि आप किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार से स्वतंत्र हैं अपनी लाइफ में जीने के लिए। तो सबसे पहले एजुकेशन आती है, यानी कि साक्षरता आती है। तो आपको अधिकार है कि आप किसी भी प्रकार की एजुकेशन ले सकते हैं। द स्टेट शैल प्रोवाइड free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such manner as the state may by law determine, यानी कि किसी भी प्रकार की एजुकेशन में आप हिस्सा ले सकते हैं, ये आपको अधिकार है और वो स्टेट नहीं रोकेगी आपको ये करने से। तो यहाँ पर राइट टू एजुकेशन है आर्टिकल 21 ए में। आर्टिकल 22 की बात करते हैं अगर, आर्टिकल 22 क्या कहता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, यानी कि अगर आपको अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसके खिलाफ प्रोटेक्शन का क्या प्रावधान है, ये आर्टिकल 22 कहता है। नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड as soon as may be of the grounds of such arrest, nor shall be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice, यानी कि किसी भी पर्सन को जिसे अरेस्ट किया गया है विदाउट इंफॉर्मेशन या फिर विदाउट उसके, वो आपको कस्टडी में नहीं रख सकते। और जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसको ये राइट है कि वो किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर यानी कि लॉयर को, अपनी मर्जी के किसी भी लॉयर को वो हायर कर सकता है खुद को डिफेंड करने के लिए, खुद को बचाने के लिए। Every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to court of the magistrate,
and no such person shall be detained in custody beyond the set period without the authority of a magistrate. यानी कि यहाँ पर ये कहा गया कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है तो 24 घंटे के अंदर वो यहाँ पर मजिस्ट्रेट से कोर्ट मजिस्ट्रेट से बात कर कर यहाँ पर जमानत दे सकता है, और इसके बाद मजिस्ट्रेट अथॉरिटी के ऑर्डर के बाद यहाँ पर वो आपको कस्टडी में नहीं रख सकते. नथिंग इन क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 shall apply to any person who for the time being is an enemy allied, or to any person who is arrested or detained under any law providing for preventive detention. यानी कि अब यहाँ पर जो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 हमने अभी भी पढ़ा, ये उन लोगों पर अप्लाई नहीं होता जो कि किसी तरीके से यहाँ पर देश के दुश्मन है, या फिर वो किसी भी कानून का विरोध करते हुए अरेस्ट किए गए हैं. उन पे ये कानून जो क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 अभी हमने पढ़ा वो लागू नहीं होगा. अब आर्टिकल 23 की बात करते हैं तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर. यहाँ पर जो ह्यूमन बीइंग है उनको जबरदस्ती यहाँ पर लेबर बना लिया जाता है. उससे रिलेटेड क्या यहाँ पर प्रावधान है? तो traffic in human beings and beggar and other similar forms of forced labors are prohibited, and any contravention of this provision shall be an offense punishable in accordance with law. Nothing in this article shall prevent the state from imposing compulsory service for public purpose, and in imposing such service the state shall not make any discrimination on ground only of religion, race, caste, class of any of them. यानी कि यहाँ पर जो ह्यूमन बींग्स हैं या फिर जो जिनको जबरदस्ती लेबर बना दिया जाता है उनको लेकर भी यहाँ पर प्रावधान बनाया गया कि अगर आप जबरदस्ती किसी को भी लेबर नहीं बना सकते उसकी मर्जी के बिना, वरना उसको भी एक यहाँ पर अपराध माना जाएगा, उसके लिए भी यहाँ एक कानून बनाया गया है. बाकी स्टेट गवर्नमेंट अगर पब्लिक सर्विसेज की बात कर रही है तो वो सभी को बराबरी का अधिकार देगी, उनकी मर्जी से काम अगर वो करना चाहते हैं तो इसके लिए किसी भी तरह का किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा. आर्टिकल 24 की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज. यानी कि बच्चों के रोजगार पर, जो कि फैक्ट्रीज में कई बार बच्चे काम कर रहे होते हैं, उसको लेकर क्या प्रावधान है और किस तरीके से रोक लगाई गई है, यह आर्टिकल 24 बताता है. तो नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment. यानी कि कोई भी बच्चा जो कि 14 साल से कम उम्र का है, बिलो द एज ऑफ 14 years, 14 साल से कम उम्र का है, उसे किसी भी तरह की कोई फैक्ट्री, कोई माइन में, जो कि कोई किसी भी हजार्डस यानी कि खतरनाक रोजगार में नहीं रख सकते, एम्प्लॉयड नहीं कर सकते. ये गैर कानूनी है. किसी भी बच्चे को जो 14 साल से कम उम्र का है, 14 ईयर से कम एज का है, उसको आप किसी भी फैक्ट्री या फिर माइंस में एम्प्लॉय नहीं कर सकते. तो ये आर्टिकल 24 कहता है. आर्टिकल 25 की बात करें तो फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन. यानी आपको फ्रीडम है कि आप किसी भी प्रोफेशन को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं और किसी भी धर्म को मान सकते हैं. Subject to public order, morality and health and to the other provision of this part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion. यानी ये कहा गया है कि कोई भी पर्सन हो उसे ये अधिकार है कि वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है, किसी भी प्रोफेशन को फॉलो कर सकता है और प्रैक्टिस कर सकता है. Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice. लेकिन आपकी इस religious practice से किसी भी तरह की इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिक और सेकुलर एक्टिविटी से किसी को भी देश में
दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये लोगों को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए, कानून को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो आप फ्री हैं अपना धर्म फॉलो करने के लिए। Providing for social welfare and reforms or the throwing open of Hindu religion institution of a public character to all classes and section of Hindus. The wearing and carrying of kirpans shall be deemed to be included in the profession of the Sikh religion. यानी कि ये कहा गया है, प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और द थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ अ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस। यानी यहाँ पर कई सोशल वेलफेयर भी प्रोवाइड किए गए हैं, कुछ यहाँ पर इंस्टीट्यूशन भी खोले गए थे, लेकिन वो हिंदू रिलीजन इंस्टीट्यूशन थे, लेकिन उनमें सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ हिंदूज ही जा सकते हैं। नहीं, यहाँ पर सभी क्लासेस के लिए उन्हें ओपन किया गया था आर्टिकल 25 के बाद कि यहाँ पर कुछ हिंदू रिलीजन इंस्टीट्यूशन खोले गए थे, लेकिन वो पूरी पब्लिक के लिए थे। वहाँ ऐसा नहीं कहा गया कि वहाँ सिर्फ हिंदू ही जा सकते हैं, ये सभी पीपल्स के लिए था, ऑल क्लासेस के लिए था। लेकिन यहाँ पर एक बोला गया कि द वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ किरपान शेल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ द सिख रिलीजन। पर यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर आर्टिकल 25 ये कहता है कि जो सिख रिलीजन वाले पीपल्स हैं उन्हें भी ये अधिकार दिया गया कि वो यहाँ पर जो सिख लोग होते हैं वो किरपान रखते हैं, यानी कि कटार रखते हैं। अब यहाँ पर उन्हें वो रखने के लिए भी अधिकार गवर्नमेंट ने दिया है, ताकि उनके धर्म का यहाँ पर नुकसान ना हो। जो वो अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, जो मानते हैं वो कंटिन्यू कर सकें। तो इसीलिए यहाँ पर किरपान को रखने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने भी उनको लॉ एक बना रखा है, और उसके हिसाब से उनके प्रोफेशन में वो कोई भी प्रोफेशन फॉलो कर रहे हैं, किसी भी तरह का प्रोफेशन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो ये रख सकते हैं अगर वो सिख हैं तो। आर्टिकल 26 की बात करें तो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने की भी आपको पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी। सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, एवरी रिलीजियस denominations of any section thereof shall have the right to establish and maintain institution for religious and charitable purpose। यानी कि आपको ये अधिकार है कि आप कोई भी इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं धर्म के लिए, या फिर कोई चैरिटी भी बना सकते हैं। आप किसी भी तरह का रिलीजन अफेयर्स मैनेज कर सकते हैं। टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी भी ओन कर सकते हैं। टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, लेकिन वो प्रॉपर्टी आप कानून के हिसाब से ही ओन कर सकते हैं या एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो इन सबको ध्यान रखते हुए यहाँ पर आप ये सब कुछ कर सकते हैं। आर्टिकल 26 कहता है। आर्टिकल 27 की बात करें तो फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस, यानी कि आपको ये स्वतंत्रता है फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, कि आप यहाँ पर अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन का प्रमोशन भी कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको यहाँ टैक्सेस भी पे करने पड़ते हैं। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस, नो प्रोसीडेड no proceeds of which are specifically appropriate in payment of expenses for the promotion and maintenance of any particular religion and denomination। यानी कि क्या आपको यहाँ पेमेंट करना पड़ेगा इसके लिए? नहीं, तो उसकी भी स्वतंत्रता यहाँ दी गई है आर्टिकल 27 में कि अगर आप किसी धर्म के लिए कोई प्रमोशन कर रहे हैं, यानी कि प्रमोशन से इन द सेंस ये है कि कई बार धार्मिक रैलियां निकलती हैं या फिर कोई समारोह आयोजित किए जाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपको कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। पर पहले यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ता था, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की अगर हम बात करें, पर यहाँ पर उन्होंने फ्रीडम दे रखी है कि आपको यहाँ पे किसी तरह का कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा अगर आप इस तरह का कोई भी प्रमोशन कर रहे हैं। यानी कि अगर आप रैलियाँ निकाल रहे हैं या फिर आप गैदरिंग कर रहे हैं, सोशल गैदरिंग, रिलीजियस गैदरिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको यहाँ टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 28 क्या कहता है? फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन।
यानी कि आपको यहाँ पर फ्रीडम है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप रिलीजियस यानी कि धार्मिक इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं और यहाँ पर आप पूजा भी कर सकते हैं। जैसे कई जगह हमने देखा हुआ है, कई जगह नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो हर जगह आपको वहाँ पर सरस्वती जी की मूर्ति देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि वो यहाँ पर विद्या की देवी मानी जाती हैं हिंदू रिलीजन के हिसाब से। तो सभी यहाँ पर जितने भी विद्यालय हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशनल, यहाँ पे सरस्वती जी की मूर्ति जरूर रहती है। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन wholly maintained out of state funds. Nothing in clause 1 shall apply. No religious instruction shall be provided in any, यानी किसी भी तरह के आप भाषण तो दे सकते हैं किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, पर किसी के भी धर्म को आप यहाँ पर छोटा नहीं बता सकते। Shall apply to any educational institution which is administered by the state but has been established under any endowment or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such institution. यानी कि ये क्लॉज 1 जो है ये उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे अप्लाई नहीं होता जो किसी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई हो या फिर किसी ट्रस्ट के द्वारा बनाई गई हो या फिर किसी एक धर्म के लिए बनाई गई हो, उस पे ये फॉलो नहीं होता। अब आर्टिकल 29 की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी कि यहाँ पर जो माइनॉरिटीज हैं उनके प्रोटेक्शन की बात करी गई है। माइनॉरिटीज यानी कि जो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल क्लासेस हैं, रिजर्व्ड क्लासेस हैं, उनकी यहाँ पर बात की गई है। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ देयर ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। यानी कोई भी सिटीजन इंडिया का अगर उसका यहाँ कुछ अलग भाषा है, अलग कल्चर है, तो वो उसे कंजर्व करने के लिए फ्री है। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजियस, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। यानी कि कोई भी सिटीजन अगर चाहता है कि वो किसी एजुकेशनल संस्था में भाग ले, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस धर्म से है, किस कास्ट से है, किस भाषा से है, उसे यहाँ पर पूर्णतः अधिकार है। तो यहाँ पर अगर वो माइनॉरिटीज में भी आता है तब भी यहाँ उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बराबरी का अधिकार दिया जाए। तो ये आर्टिकल 21 से लेके यहाँ 29 तक हमने कवर किया। अब आगे के आर्टिकल्स के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अगर आप और किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। थैंक यू।